अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान T20 के बाद अब वनडे सीरीज़ का आगाज़ और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ होंगे आमने सामने। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन की एक साथ वापसी होगी और देखेंगे कि एक साथ खेलने का भी मौका मिलता है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। सिलेक्शन पर एतराज़ात, दीगर मामला पर एतराज़ात, बार बार मुख्तलिफ प्लेयर्स को लेकर बातचीत होना, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुरुस्त है? क्यों एतराज़ इतना ज़्यादा? दुनिया की किसी और टीम में हम नहीं सुनते कि बार बार सिलेक्शन को लेके मुश्किलात या एतराज़ात उठे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया हो, कन्वेंशनल मीडिया हो, एतराज़ात की एक भरमार है। सिलेक्शन को लेकर एतराज़ात हैं क्यों? आखिर मसला कहाँ पर मौजूद है? पाकिस्तान क्रिकेट जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई 2017 के बाद से, और जब हमने देखा कि चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो सरफराज उस टीम को ऐसा लीड करते हुए ऊपर ले गए कि यके बाद दीगरे हम 11 सीरीज़ जीते और दुनिया की नंबर 1 टीम बने। ये कोई नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं थे पाकिस्तान के लिए। और सरफराज अहमद और सलमान अली आगा, दोनों के बारे में अब बातें ये हो रही हैं कि दोनों ने अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़कर नीचे आए। लेकिन यहाँ फ़र्क था। गुज़िश्ता रोज़ हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की, सीनियर हजरात साथ थे। उन्होंने कहा जी कि एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि सलमान अली आगा छुप रहे, जबकि सरफराज अहमद लोगों को मौका दे रहे थे। और उन्होंने नो डाउट बाबर आजम हों, शादाब हों, हसन अली हों, इमामुल हक हों, सारे, इवन रिजवान भी हों, सारे प्लेयर्स को लेके वो साथ चले। रिजवान तो बाद में ज्वाइन किया टीम को, लेकिन सरफराज ने बहुत टीम इकट्ठी भी करके रखी और टीम को ग्रूम भी किया। एक से एक अच्छा प्लेयर या सुपरस्टार दिया और उसी की कप्तानी में, यानी सरफराज की ही कैप्टनसी में, हमें बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर मिला। अब बातें हो रही हैं कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट होगी, इम्कानात है T20 में वापस आने के। और वो रिप्लेसमेंट क्यों होगी? मैं तो इस रिप्लेसमेंट वर्ड से ही थोड़ा खाइफ हूँ कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। फ़खर इंजर्ड हुए हैं, बाबर की अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पर नए लड़कों को ट्राई किया जा रहा है, कॉम्बिनेशंस को चेक किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं ठीक है, नए लड़कों को ट्राई करें। मेजर सीरीज़ में आपके पास एशिया कप और वर्ल्ड कप है। क्या होने जा रहा है एशिया कप और वर्ल्ड कप में, और किस तरह से हम एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम के ऊपर गौर व खौस करेंगे? सिलेक्शन के कितने मामलात को हम बेहतर करेंगे? सिलेक्शन कमेटी बड़े पावरफुल तरीके से काम कर रही है। चेयरमैन PCB एडमिनिस्ट्रेटिव कह ले, लॉबी कह ले, या ब्यूरोक्रेटिक फ्रंट पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कामयाबी के झंडे गाड़े, हम उसके मुअत्तरिफ हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सही मानों में इस वक्त तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयरलैंड का दौरा मुलतवी होने की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि कई लोग उस पर चहमगोइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक ट्राई सीरीज़ खेलनी है अफगानिस्तान और UAE के साथ, तो विंडो निकालनी पड़ेगी एक नई, जिसके बाद हम आयरलैंड के साथ भी मामलात को तय कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हमारे रीजन में जिस तरह से क्रिकेट की तबाही का बेड़ा भारत के सर जाता है, तो ज़रा इस पर, उसकी साजिशों पर भी बात करेंगे। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह खुद भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ ज़ीशान नादिर महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़ा लंबा और शानदार करियर उनका फर्स्ट क्लास का, और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ज़ीशान, अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त सिलेक्शन को लेकर इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही हैं? लड़के ठीक है, बांग्लादेश की सीरीज़ हारे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जीत गए, फिर भी सिलेक्शन और खिलाड़ियों के इंतखाब को लेकर इस कदर बातें हो रही हैं, वो फिर भी नहीं रुकी जीत के बावजूद। क्यों? क्या वजह आपकी नज़दीक, ऐसी क्या वजह है? थैंक यू इस्लाम भाई प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखें, इस टॉपिक पे तो हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं और कई दफा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक है कि जितनी दफा बात करें कम ही लगती है। देखें, हमेशा से एक बात होती रही है कि बोर्ड में जब आप इतनी तब्दीलियां करेंगे, इनकंसिस्टेंसी होगी, वो चाहे बोर्ड की चेयरमैनशिप पे है या मैनेजमेंट पे है, जो स्टाफ जाता है उस पे हो। अब आप सोचें, कुछ अरसा पहले तक जो पाकिस्तान की जूनियर टीम्स होती थी, जिसमें अंडर 19 हो गई या शाहीन हो गए, या उनकी कोचिंग का क्राइटेरिया कोटा बेसिस था कि इस दफा कराची का कोटा है, अगली दफा पेशावर का कोटा है। मतलब अगर हम कोटे बेसिस पे जो है वो कोचिंग रखेंगे, और सिलेक्शन भी ऐसी है कि अभी इस रीजन का कोटा है तो इनको सिलेक्टर रख लें, तो आप मुझे बताएं कि वो सिलेक्शन कैसी होगी। अब बात रह जाती है सिलेक्शन की कि हम इतनी सिलेक्शन क्यों करते हैं हर सीरीज में 3 से 4। थोड़ी सी बात जो है वो शायद लोगों को अच्छी भी ना लगे। हमारा प्रॉब्लम ये है
कि बोर्ड नहीं चाहता कि अगर 8 से 10 प्लेयर रेगुलर खेलेंगे तो उनकी आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, और वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर फैसले जो है बोर्ड को प्लेयर्स के मुताबिक करने पड़ते हैं। तो ये बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो है वो हर सीरीज में आपको 4 से 5 नए लड़के नजर आएंगे ताकि वो जेल ना हो सके। अब ये लगता ऐसे है कि एक मफरूजा है और मफरूजा ही समझा जाता है, लेकिन चूंकि हम क्रिकेट खेले में हमें अंदाजा है इस चीज का, तो ये ऐसे ही किया जाता है। आप अगर तसलसल देखें 2010 से लेकर आगे अभी तक, तो आपको कभी भी एक सीरीज के अंदर वही 15 प्लेयर नहीं नजर आएंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे काइंडली जरूर बताइएगा। अच्छा, तो लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम चीज ये है कि जैसे जिशान, जैसे चेयरमैन जिशान के मैं आपकी बात से मैनेजमेंट। अग्री, जिशान 100% अग्री, लेकिन मैं चाहूंगा कि सरफराज के एरा की थोड़ी सी हम बात करें। आपने नोटिस किया सरफराज ने एक टीम को इकट्ठा किया, राइट कॉम्बिनेशन मिला, वो कॉम्बिनेशन बहुत कम हिलाते थे सरफराज, छठे पांचवें चौथे इस पोजीशन पे कभी कभी कोई प्लेयर नया आ जाता था, लेकिन बहुत डेब्यू नहीं हुए। इस बार तो डेब्यू भी बहुत हुए, बाबर आजम की कप्तानी में बहुत डेब्यू हुए, रिजल्ट कोई नहीं आया। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट की है। मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके चलूं, अगर मिसबा की कप्तानी को हम देखें तो मिसबा ने कम से कम 15 से 20 बॉलरों का डेब्यू करा दिया, लेकिन उन्होंने बैटर्स कभी भी नहीं चेंज किए। बॉलिंग वो इसलिए चेंज करते थे कि एक तो उस दौर में हमारे पास बॉलर नहीं थे, जो कि इंसिडेंट हुआ आसिफ और आमिर और उन लोगों का। फिर आपने तसलसल से देखे कि एहसान आदिल और बहुत से ऐसे लोग जो है ना, वो राहत मोहम्मद अली, तला और वहाब, पता नहीं कौन रियाज, कौन लोग, एहसान आदिल, बहुत बॉलर्स आए, सही बात है, बहुत लेकिन बॉलर बैटर्स राहत उन्होंने और नहीं पता नहीं चेंज कौन किए। कौन जो है वो खेल गए, जबकि एहसान आदिल बहुत अच्छा बॉलर था और पता नहीं उसको क्यों साइडलाइन कर दिया, मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। तो आप देखते जाएं कि फिर एक दौर आता है सरफराज का कि जब वो टीम को इकट्ठा करता है और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो फिर बोर्ड में कुछ लोगों को खटका होता है कि यार ये तो कहीं वो इमरान खान वसीम अकरम की तरह का कप्तान ना बन जाए। तो 11 सीरीज जीतने के बाद उनको कप्तानी से क्या टीम से भी हटा दिया जाता है और बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है, जो कि इंतहाई गलत फैसला था। अब बाबर आजम को कप्तान बनाने का एक ही मकसद था कि वो जैसे हम कहेंगे वैसे वो करेंगे, लेकिन वहां पे बाबर आजम चूंकि एक बहुत बड़े प्लेयर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वो आए, उन्होंने अपनी पावर जो है वो इनहेरेंट की, और बाद में उन्होंने एक ऐसा काम किया कि वो आज तक किसी कप्तान ने नहीं किया कि एक एजेंसी बना के प्लेयर्स को वहां पे साइन करते रहे कि सिर्फ वो प्लेयर्स खेलेंगे जो इस एजेंसी से साइन होंगे। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो ओवरऑल सिर्फ एक क्रिकेट का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है इस माइंडसेट का है कि हम इनसिक्योर इतना ज्यादा है कि हमें चाहिए होता है कि हम जितने वाह जल्दी वाह हो वाह, ज्यादा से ज्यादा बात पैसे बड़ी कमा दूसरी लें। तरफ ले गए जिशान, बहुत जबरदस्त, ये बात बड़ी दूसरी तरफ ले गए, बस ही ऐड करेंगे इसमें कुछ। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, जिस तरह इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि आप देख लेना कि जब बाबर आजम की वो टीम बनी और वही था सब, ये शादाब खान, शाहीन अफरीदी, ये सब थे, तो उन्होंने एक एजेंसी मुख्तस कर ली कि आपने इसी से खेलना है। तो वो बॉन्डिंग, अब देखें इसको आप नेगेटिव भी देख सकते हैं और पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि देखें कोई भी आप क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। आप वो कहते हैं ना, यू कांट फाइट द स्टेट। तो आप जो आपका इदारा है, आप वही इदारा आपको इज़्ज़त दे रहा है, वो गेम आपको इज़्ज़त दे रही है, तो आप उसको फाइट नहीं कर सकते। तो जब आप करते हैं तो फिर आपको यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि बाबर आजम देखें कि वो हमारे एक चेयरमैन साहब थे, उनकी एक हाँ जी, वो चैट्स वगैरह, वो ठीक है, वो हमारे तो इस तरह शोएब जट साहब देखें इतने तक वो हुआ, लेकिन बाबर आजम की यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने खामोशी से इस सब चीज़ को झेला है। और अब देखें कि सिस्टम ख़ुद उन्हें कह रहा है कि आप आएँ और T20 टीम में शमूलियत इख्तियार करें। तो चीज़ें ये हैं कि एक और चीज़ माजरत के साथ, जो हम मिसबाउल हक को आजकल के कप्तानों के साथ कंपेयर करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिन हालात में मिसबाउल हक ने 2010 में टीम को संभाला और उसके बाद टेस्ट टीम को नंबर 1 पे लेके गए, तो उन हालात में जिस तरह आप देख लें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज बॉलर्स एंड ऑल दोज बैट्समैन, लेकिन आप देखें कि वो क्वालिटी नहीं थी। अब देखें आप इस वक्त देख लें कि एक प्लेयर आपकी टीम से इंजर्ड हो जाता है तो आपकी टीम का क्या हालात होते हैं। तो उस वक्त आपके 2 मेन बॉलर्स और आपके कप्तान पे जो भी एक इंसिडेंट हुआ, जो भी मामला जो हुआ, तो उसके बाद जब उन्होंने टीम को संभाला तो आपने इंग्लैंड को भी हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, आपने साउथ अफ्रीका को भी हराया, और नॉट टू फॉरगेट कि सिर्फ
हम कहते हैं ना कि मिसबाह उल हक की टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस, मिसबाह उल हक ने साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज भी हराई। इंग्लैंड सर, इंग्लैंड की यादगार टेस्ट सीरीज का तो अपना ही मजा है। तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ वसी, लेकिन ये जो सिलेक्शन है, मैं इस पे दोबारा बड़ा एक जिक्र कर दिया जिशान ने, मैं जिशान से इस पे बड़ी डिस्कशन भी करूँगा अभी ये एजेंसी का लेके जो, लेकिन ये जो सिलेक्शन है, चले मैं इस पे अब थोड़ा सा डिटेल हम डिस्कशन, सिलेक्शन के मामलात को पहली बार नहीं है कि हमें इश्यूज उठते हों। मोहम्मद वसीम एक अच्छे सिलेक्टर के तौर पे सामने आए, चीज़ों को बेहतर करते थे, उन पर ये इल्ज़ाम आ गया कि जी वो सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत लेते हैं, सोशल मीडिया पे बस जिसकी बात हो रही है उसको टीम में डाल देते हैं, वो लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या उनको कहा। पढ़ा लिखा आदमी है, सुलझे हुए आदमी है मोहम्मद वसीम, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया, हमने भी नहीं बख्शा, सारे लोग शुरू हो गए इस बात को लेकर, लेकिन बहरहाल उन पर भी ये बात। अब आकिब जावेद तो बड़े ताकतवर दिखाई देते थे बज़ाहिर, और अपनी मर्जी की उन्होंने सिलेक्शन टीम बनाई थी, फिर भी सिलेक्शन पर एतराज़ात। सर देखें, सबसे पहले तो मोहम्मद वसीम साहब की जो बात थी, देखें वो थे, आते थे बैठ के आपको एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड बता के कहते थे, उसके ठीक है? एनालिसिस बताते और थे। अब क्या होता है, अब आपके चीफ सिलेक्टर ने पिछली 3 सीरीज में आपके चीफ सिलेक्टर आते ही नहीं हैं, कौन है हमें ये भी नहीं पता कि आपकी टीम के चीफ सिलेक्टर कौन है। तो वो आते थे, हमें ना मतलब अगर वो आके, जिस तरह आपने कहा कि वो पढ़े लिखे थे, उनने खुद क्रिकेट खेली हुई थी, उन्हें समझ थी, तो वो आके वो करते थे। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कौन नहीं लेता सर आजकल, आप मुझे ये बता दें कि कौन। अब बाबर आजम को ही देख लें कि आपने उसको बाहर निकाला तो उसकी परफॉर्मेंसेस के साथ सोशल मीडिया उसका था तगड़ा, तो वो आज टीम में वापस आ रहा है, ठीक है। तो देखें, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आजकल ये हकीकत है, इससे अगर कोई आंखें फेरेगा तो वो मुझे नहीं लगता कि वो फिर किस दुनिया में जी रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखें सर, सिलेक्शन की आप वो सलमान अली आगा की आप बात कर रहे थे इंट्रो में कि उन्होंने चांसेस दिए। हारिस ने पहले T20 में 8वें नंबर पे बारी की है। हम ये कहते थे कि बाबर आजम लोगों की पोजीशंस ले रहा है, फ़खर जमान अभी भी उसी पोजीशन पे 1 डाउन पे बारी कर रहा है जब बाबर थे। अब कोई एतराज़ नहीं, अब कोई एतराज़ नहीं। ये हारिस ने फ़हीम अशरफ से इवन नीचे बारी की है पहले मैच में, और 1 बॉल मिली और उसको देखिए छक्का मार दिया। हारिस को तो शायद मेरा ख्याल है उसका एक रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ दोनों हजरात के साथ। इससे पहले कि मैं वो रीज़न डिस्कस करूँ, ज़िशान अभी आपने जो एक जिक्र किया कि एक एजेंसी बनी, उस एजेंसी के तहत बहुत सारे प्लेयर्स साइन हो गए, वो उनकी प्रमोशन और एजेंट थे, उनके सारी चीज़ों को वो देखते थे। अब पता नहीं देखते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वो देखते थे। तो थोड़ा बुरा साया पड़ गया, हम उसका नाम भी नहीं ले रहे, चलें बुरा साया पड़ गया थोड़ा सा। लेकिन ये बताएं, क्या उसका असर बाबर आजम के करियर पे नेगेटिव पड़ा है? अब जो बाबर आजम के बाहर होने की रीज़न होंगी या बाबर आजम के बोर्ड के अंदर जो मामलात उस तरह नहीं रहे, तो क्या वो एक एलिमेंट मौजूद है? देखिए अरसलान भाई, कोई भी ऐसी चीज जो क्रिकेट से बाहर होती है, जब आप उसमें अपनी शमूलियत करते हैं, बेशक वो क्रिकेट से रिलेटेड एक चीज है कि एजेंसी आपने बनाई, आपको शायद पैसों की कमी थी तो आपने एजेंसी बना दी, या आई डोंट नो आपको अपने मर्जी के प्लेयर्स चाहिए थे, बोर्ड आपकी बात नहीं मान रहा था तो आपने सर ये तरीका कॉन्ट्रैक्ट के भी इख्तियार कर मसाइल लिया। थे ना, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा आईसीसी शेयर और ये 3-4 चीजें थी, उसके हवाले से भी मामला जी था। तो जी 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 निशान। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया टूर, जी ऑस्ट्रेलिया टूर जो है वो आधा हो चुका था और प्लेयर्स को जो है वो पैसे नहीं मिले थे। उस चेयरमैन जो थे वो ज़कात अशरफ साहब थे, और फिर बाबर आजम ने वो उनकी चैट भी लीक की, मेरे ख्याल से मुबैना तौर पे शायद राशिद भाई को उन्होंने भेज दिया, आई डोंट नो जो भी था। तो वो प्रॉब्लम, जब आप क्रिकेट, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, आप विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, आप तेंदुलकर का तोड़ना चाहते हैं रिकॉर्ड, लेकिन फिर उस तरह आपको जो है ना वो चीजें फॉलो भी करनी पड़ेंगी जिस तरह वो बड़े प्लेयर फॉलो कर रहे थे। मैंने आज तक नहीं सुना तेंदुलकर ने कभी जो है वो एजेंसी बनाई हो, कभी विराट कोहली ने किसी प्लेयर्स के बारे में जो है ना उनको साइन किया हो। मतलब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं जब हम टीम में आते हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि बहुत जब भी आप किसी को भी टीम में लेके आते हैं, नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस पे उसको लेके आए, लेकिन थोड़ी सी उसकी ग्रूमिंग भी करें। अगर आप ग्रूमिंग नहीं करते हैं तो फिर हमारे साथ 2010 वाला इंसिडेंट होता है जहां पे हमारे 2 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहते। और इसी तरह बाकी चीजें जो बाद में भी होती रही, जिसमें शर्जील भी सामने आए, जिसमें वहाब रियाज आजकल पता नहीं कौन सा उनके पास ओहदा है, कोई ना कोई होगा, वो भी हमें 2010 के उस इंसिडेंट में उनका नाम आया, उमर अमीन का नाम आया, इसी तरह और लोगों का भी नाम आया। कामरान अभी ये अकमल, सारे वो वहाब मामलात रियाज, हैं। बहुत सारे नाम आए थे सर। जी जी, शुएब मलिक का नाम था, कामरान अकमल का नाम था, वहाब रियाज का था, उमर अमीन का था, ये सब थे। अभी वहां पे क्या हुआ,
कैसे हुआ ये तो हमें नहीं पता। हमें वो 3 बंदे नजर आए जो दोबारा जो टीम का हिस्सा नहीं बने, जिन पर जिसमें कन्विक्शन हुई वो बाहर हो गए। अच्छा, एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक से आता हूँ, बात यहीं से जोड़ते हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट की रूट्स पर बात हो रही है, जहाँ से कहीं कहीं आपको खराबी होना शुरू होती है, आपको एक ट्रिगर वार्निंग आती है या अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बता देता है कि यहाँ से खराबी हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पर बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़ीशान, बात को कंप्लीट करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मेरा ख्याल है आप उन दिनों में ले गए जहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अलर्ट हो गए थे, बताया जा रहा था ये हो रहा है वो हो रहा है। भारतीय एक प्रॉपर लॉबी थी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उठान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सलमान बट वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर, क्या कमाल का ओपनर था, एक्सीलेंट प्लेयर था और कैप्टन बहुत शानदार था, आमिर था, आसिफ था, एक से एक टीम में शानदार शाहकार मौजूद था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हफीज़ था, शोएब मलिक था, शायद अपनी टीम ऐसे ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही थी, पता नहीं क्या नज़र लगी उस वक्त। देखिए, मैं अरसलान भाई इसमें जो बुकीज हैं वो चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, वैसे तो इंडिया से ही वो ताल्लुक रखते हैं ज्यादा, तो मैं उनको ब्लेम इसलिए नहीं देता हूं कि वो दुनिया तो आपके साथ ये करने करेगी, उनकी ये कोशिश होगी कि जो आपके अच्छे प्लेयर हैं उनको किसी तरह साइडलाइन किया जाए, तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा हुआ था कि, और ये प्रॉब्लम हमारे वही जहां पे बात आ गई कि आपकी ग्रूमिंग नहीं है। अगर शर्जील खान को एक मैच के जो कि खबरें आई कि सिर्फ 5 लाख रुपए के एवज जो है वो उन्होंने ये सब कुछ किया, तो मेरे ख्याल से इतने पैसे तो उनको बैट पे जो स्टिकर लगता है उसके मिल जाते हैं एक मैच के। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है माइंडसेट में कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि यार मेरे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है ना कि पैसे इंपॉर्टेंट है। पैसे और इसमें फेम ये सारा कुछ इसके 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 साथ है। तो आपको वो लड़के चुनने पड़ेंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ना कि सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। अभी बात करें आप शाहीन की करें या नसीम की करें, ये 2018-19 में कहां पे थे और ये आज जो है वो कहां पे हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो गई। आप रोज टिकटॉक बनाते हो, आप रोज जो है रील्स बनाते हो, मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, विराट जो है वो अपने ट्विटर के अकाउंट पे एड्स को प्रमोट जरूर करते हैं, लेकिन उसके वो पैसे लेते हैं और वो एड्स हैं। इसके अलावा मैंने पर्सनली खुद उन्होंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई एड्स बनाए हो, कोई टिकटॉक बनाई हाँ हो, हाँ, कोई मतलब जब अपनी भी मैंने प्रोडक्शन उनको देखा है। शुरू नहीं कर दी, सही बात है, और अपनी कोई एजेंसी नहीं बनाई, ये आपकी बात से मैं अग्री हूँ। लेकिन क्या ज़ीशान, दोबारा सवाल है, इसका नजला बाबर आजम पर अब गिर रहा है? देखिए, बाबर आजम पे नजला इसलिए गिरना चाहिए कि जब आपको एक नाइंसाफी करके कप्तान बना दिया गया तो फिर आपको कप्तानी ही सोचनी चाहिए थी। फिर आपको टीम के बारे में, अपने रिकॉर्ड्स के बारे में और टीम परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि आप जो है वो आई डोंट नो किन की बातों में आके, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो इंजी भाई भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, और भी कुछ लोग थे जो कि शामिल हो गए, इन्होंने एजेंसी बनाई। अब किसने अच्छा, उनको इन सारी इन्फ्लुएंस किया चीज़ों कि में हम नाम ये काम शायद करते हैं? बड़े बड़े नाम हैं। आपने इंजमामुल हक जी साहब का नाम लिया, जिनकी वो एक कंपनी निकल आई कि जी वो भी पार्टनर थे और बड़ा अजीब हो गया, उन्हें जी, वो छोड़ने इसी पड़े कंपनी चीफ के सिलेक्टर की पार्टनर थे, टीम। जी, इसी कंपनी में वो पार्टनर थे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ें वसी, ये इस पे थोड़ी सी बात ज़रूरी इसलिए क्योंकि क्लैरिटी मांगती हैं चीज़ें। हम आधी चीज़ में रुक जाएंगे तो बात बड़ी अजीब हो जाएगी। ज़ीशान ने बड़ी एक ट्रिगर वार्निंग वाली चीज़ को ना दबा दिया कि जी ये था मामला और सही है, मैं इससे एग्री हूँ कि वहाँ से बात बहुत ख़राब। क्या आज के हालात उसी के तनाजुर में हैं? सर देखें, बात ये होती है कि जब ये इंसिडेंट्स हुए तो आप उसमें उठाकर देखें कि उस टाइम हमारे चेयरमैन्स कितने तब्दील हुए। हाँ ठीक है, तीन वो तो चार एक म्यूजिकल चेयर चल रही थी। ठीक है, 3 महीने एक, 3 महीने दूसरा, 3 महीने तीसरा। तो उस टाइम इन सब प्लेयर्स को ये लगा कि हमें तो यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, तो हम जितने पैसे बटोर सकते हैं, जैसे भी हो, एजेंसी हो, चलें मैच फिक्सिंग का इनके ऊपर नहीं आया, जो अच्छी बात है, चलें ये एक चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन शुक्र है कि मैच फिक्सिंग या उस तरफ ये नहीं गए, चलें ये एक चीज़ की, ये भी गलत है। लेकिन जब देखें, हम हमेशा यहाँ पे बैठ के मैं यही बात करता हूँ कि आपके एग्जेक्टिव्स जब डिसीजन मेकर्स जब तगड़े होते हैं तो फिर आपको ऐसी चीज़ें नहीं, देखें आप आज से 2 साल पहले बाबर शाहीन को टीम से निकालने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जब आपके मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने ठीक निकाला गलत निकाला वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बात ज़ीशान भाई वाली है कि जब आप क्रिकेट के अलावा और चीज़ों पर फोकस करने लगेंगे और क्रिकेट आपकी पीछे रह जाएगी तो फिर आपको टीम से निकलना भी पड़ेगा और फिर आपको प्रूव करके टीम में आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें कि हम पहले भी तो हार रहे थे ना,
हमने पहले कौन सा हम नंबर 1 थे जब बाबर, रिजवान और शाहीन भी थे टीम में? हम पहले भी तो नंबर 1 नहीं थे। तो ठीक है, हम हारे, हमें जीतना चाहिए था। ये हमारे, फिर वही बात है कि हमारे सिस्टम का फ्लॉ है कि हमारे पास बैकअप्स नहीं है। लेकिन आप ये ना समझें कि कोई प्लेयर या कोई भी इंडिविजुअल हरफ आखिर है। हरफ आखिर कोई भी नहीं होता। यहाँ पे देख लें कि इंडिया तेंदुलकर के बाद सरवाइव किया। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जीशान। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ, जो सारी सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको शायद उससे मेरे ऑडियंस जो है, आपकी ऑडियंस, इसको समझ आ जाए कि मैं इस्लामाबाद से, आपको पता है, कोई क्रिकेट नहीं खेला ना, हाँ, मैं मुझे पता T20 है, खेला हूँ, आपको बाहर जाके ना खेलना मैं पड़ा, फर्स्ट मुझे क्लास, पता है। जी, ना मैं T20 खेला हूँ, ना मैं फर्स्ट क्लास, ना मैं लिस्ट ए खेला हूँ। लेकिन इस्लामाबाद से शाहिद यूसुफ खेलता है, इस्लामाबाद से शान मसूद खेलता है, इस्लामाबाद से बाबर आजम खेलता है, आबिद अली खेलता है, हसन अली खेलता है, और न जाने और कितने क्रिकेटर्स हैं जो खेल जाते हैं। हसन मुझे नवाज, आज तक ये हसन समझ नहीं नवाज आई जो, लैया से आके जी खेले। जी, हसन नवाज भी खेल गए। अब मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट थे अभी कुछ अरसा पहले तक, उनसे जाके ये पूछा जाए कि आपके पास जुनैद नादिर, जिशान नादिर और बेतहाब और प्लेयर्स थे जो कि बहुत अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं, इस्लामाबाद से नहीं खेले, कहीं और से खेले हुए हैं, उनकी जगह इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनती थी? ये सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम थी? अगर आप ये फिगर आउट कर लेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब एक ऐसी बात है बहुत जो कि जबरदस्त। मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे आम हलकों में है कि हसन अली ने कितने पैसे दिए और किसको गाड़ी खरीद के जो है दी जब वो पाकिस्तान खेल गए। अब यही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान बोर्ड में चल रही है, वही फिर नीचे ट्रिकल डाउन करती है। अभी अगर इस बारे में आपको समझ आ जाएगी तो आपको सारी सिलेक्शन की समझ आ जाएगी कि सिलेक्शन कैसे होती है। सर, इसको मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करूँगा कि चलें, आपने ये 2 नाम लिए, अली इमरान को देख लें, सजावल रियाज को देख लें। मतलब आप, इतने नाम हैं, इतनी लिस्ट है कि अभी भी इस वक्त भी इस्लामाबाद की टीम में माजरत के साथ 8 लड़के बाहर के खेल रहे हैं जो इस्लामाबाद के नहीं हैं अभी इस वक्त भी। ये जो लास्ट सीज़न हुआ है, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे एक मखसूस अकेडमी है जिसके 8-9 प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं। एक रोहेल नज़ीर इस्लामाबाद के हैं और एक आध कोई लड़का और, ये शामिल तलत साहब के जो बेटे हैं। इसके अलावा कोई भी लड़का मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद का इनहेरिटेंट हो। यही बाहर वाले लोग आके खेल रहे हैं। अच्छा, और इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान के लड़के जो हैं वो जी मुझे फ़ोन करके कहते हैं उनके साथ भी ज्यादती है बात से। कहते हैं ट्रायल होते हैं वहाँ पर, और ट्रायल के बाद जिन लड़कों की सिलेक्शन होती है उनका मेजरली ताल्लुक जीबी से नहीं होता। अजीब बात है, खुद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ से भी मुझे जी जिशान भाई। जी जी अरसान भाई, एक लड़का है जो पिछले दिनों उनके बड़े भाई जो बॉक्सर हैं आपके प्रोग्राम में भी आए हुए थे, वो लड़का खेलता है। अब वो है जीबी का, लेकिन वो है इसी डायमंड क्रिकेट एकेडमी जी में, जी, जिसका लेकिन वो वसी तो नाम नहीं रहते ले ही रहे थे, यही तो है मैं ना, नाम ले लूं। उस्मान वजीर के भाई की बात कर रहे हैं, वो तो रहते ही यही हैं जी 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 जी, मैं इस्लामाबाद। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब वो खेलते तो डायमंड में है, लेकिन वो नाम जीबी का उनके लिए यूज होता है। तो जो जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, उनका वो कोटा पूरा हो जाता है कि मैंने जीबी का एक लड़का डाल दिया। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम चूंकि यहाँ पे उनके ये लड़कों का है कि रीजन यही मेरे बनता क्लब, है ना। जी जी, रीजन तो वही बनता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है जीबी में कि जो आ सके? और अगर सिर्फ उनकी कैटेगरी को देखें तो वो फास्ट बॉलर हैं। और मेरे क्लब का लड़का जो कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जब ग्रेड 2 थी, उसने पहले मैच डेब्यू में 9 आउट किए और नेक्स्ट ईयर वही टीम का हिस्सा नहीं था। अब मैं शाहिद नजीर से पूछूं, मैं जुनैद जियाद से पूछूं, मैं शेख साहब से पूछूं, मैं किससे बात करूं? हालांकि मैंने जुनैद जियाद को भी फोन किए, मैंने अब्दुल्ला खुरम साहब को भी बताया, मैंने शाहिद नजीर से भी बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बात वही है कि जो इंटरेस्ट के प्लेयर होते हैं, जिससे शायद आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो वाले प्लेयर आपको चाहिए, उसके अलावा यार आप आपको लोग कोई ना प्लेयर नहीं ले चाहिए। गए बड़े मजे की जगह पर, डोमेस्टिक पर, इस पर तो घंटों हम क्योंकि इसके मसा कुछ इस पे एडअप करे वसी। जो बात निशान कर रहे हैं, मैं इससे इसलिए भी एग्री हूँ क्योंकि मैं ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड जाके ये चीज़ें देखता हूँ। सर, मैं खुद तो इस चीज़ का हिस्सा हूँ, तो हाँ, मुझसे सही ज़्यादा बात। कौन इस चीज़ को समझ सकता है कि आप एक क्लब के, जब आपकी हुकूमत होती है तो आप दूसरे क्लब के प्लेयर्स को इवन ट्रायल्स तक में नहीं आने देते आपके। मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में ये चीज़ देखी है कि एक बार ट्रायल्स हुए हुए अचानक से, अब ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि अचानक से इलेक्शंस हो जाते हैं, अचानक से सिलेक्शंस हो जाते और हैं, अचानक से इलेक्शन खत्म भी हो जाती है, तो एडहॉक भी आ जाती है। वो अचानक से वक्ती सिलेक्शन भाई, मैं इस्लामाबाद का सिलेक्टर रहा हूँ,
मेरे से अच्छा कौन जान सकता है। एग्जैक्टली बात है। तो हम दोनों ही एक नाव के सवार हैं। तो जब आप एक बार आप ट्रायल्स करते हैं, टीम बनती है, आपके इलेक्शंस होते हैं, चलो फिर सर, आप उन्हीं ट्रायल्स को दोबारा से करवाते हैं। एक ब्रेक लेते हो ये बात ना बड़ी लंबी है। इस पर मैं एक ना सिर्फ डोमेस्टिक इसका स्ट्रक्चर, ये सिलेक्शन जो डोमेस्टिक में होती है, ये मसला जड़ से शुरू होता है, वहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। ऊपर जाके तो फिर वैसा ही रहता है, क्योंकि यही सिलेक्टर्स इसी सिस्टम से निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लेवल पर सिलेक्शन करते हैं, तो आदी हो चुके होते हैं इस तरह की सिलेक्शंस के। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बहुत ही प्रोग्राम हमने शुरू पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन से किया था, लेकिन चूंकि ये मसाइल जुड़े हैं हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और क्लब लेवल की सिलेक्शन तक, वहीं से ये आदतें होती हैं कि जी किसको कब कैसे खिलाना है, किसको पीछे करना है, अकरबा परवरी जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं। कुछ कह रहे थे वसी, और फिर इख्तलाफ करेंगे लाजमी तौर पर ज़िशान आपसे। सर देखें, बात ये थी कि हम 15 लड़के सिलेक्ट होते हैं या 20 लड़के सिलेक्ट होते हैं, उसमें से हम एक इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, पूरे मतलब कोई ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल बंदा हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, जो जर्नलिस्ट ना भी हो, उसने भी लिखा कि भाई शामिल हुसैन गलत सिलेक्ट हो गया, शामिल हुसैन गलत ज्यादती select हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं, चलें वो एक गलत हो गया, चलें थोड़ी देर के लिए सोच लें कि वो गलत हो गया। क्या आपने वो और 19 को देखा है कि वो कितने मेरिट पे सिलेक्ट हुए? अच्छा, हारिस कोई नहीं देख रहा, खुशदिल कोई नहीं देख रहा, मैं यही हुसैन कह रहा तलत हूं। कोई नहीं देख ठीक रहा, है। नवाज कोई नहीं देख वो रहा। और जो 19 सिलेक्ट हुए हैं, अब उनका आप देखें कि सर इस बार इस्लामाबाद की जो ये डिस्ट्रिक्ट की जो टीम सिलेक्ट हुई हैं, मैं उन लड़कों को जानता हूं कि 572 रन वाला लड़का नहीं सिलेक्ट हुआ, 400 वाला सिलेक्ट हुआ है। ठीक, एक ऑलराउंडर जिसने 11 विकेटें ली, 170 रन बनाए, उसके मुकाबले में 8 विकेटों वाला और 70 के 75 रन वाला वो सिलेक्ट हुआ है। हम उस पर क्यों नहीं बात करते कि हम सिर्फ वो शामिल को या कोई भी अगर पब्लिक फिगर का बेटा है हम देखिए उसको शामिल के ना, एक तो वो लड़का मैंने उसको आपने खेलते देखा, मैंने ज़िशान भाई ने देखा ना खेलते हुए, उस लड़के में मेरी पोटेंशियल तो है। कोचिंग में खेला हुआ है इरसान भाई वो। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने जिक्र किया। दूसरा, अंडर 19 में शाहजेब के साथ वो टिका कर स्कोर करता था और बहुत अच्छा प्लेयर। अभी जब सर्दियों में रात का मैच था, रमज़ान थे और स्टेट बैंक वर्सेस पीटीवी था, मैंने उस लड़के को वहाँ पे मेहनत करते खेलते देखा। यार ये ज़्यादती होती है कि उसके फादर कुछ भी करते हो, आप पीछे ही पड़ जाओ उसके कि यार एक टैलेंट है, वो नहीं खेल सकता क्योंकि उसके फादर जो है वो एंकर। ये बड़ी ज़्यादती है, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। वो लड़का अच्छा प्लेयर है। हाँ, आप ये कहें कि यार शाहजेब को भी लेकर आओ, लेकिन ये नहीं कहें ना कि शुमाइल को निकाल के लाओ। भाई दोनों को खिलाओ ना, दोनों को लेकर आओ। जी ज़िशान जी मैं बात करूं इरसान भाई इसमें। जी प्लीज। देखें, जहां तक शामिल की बात है तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि शामिल को जल्द से जल्द पाकिस्तान T20 का स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। गुड, बहुत ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत अच्छे। अगर किसी को इख्तिलाफ है इससे, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि चाहे वो तलत साहब का बेटा हो या चाहे वो चेयरमैन बोर्ड का बेटा हो, जिस बच्चे के बैक पे ऐसा बैकग्राउंड होता है उसको डबल मेहनत करना पड़ती है। ये किसी को क्यों नहीं ख्याल आता? बिल्कुल अग्री। जहां तक शामिल की बात है, वो इंतहाई टैलेंटेड प्लेयर है। थोड़ा सा जहां तक उसकी बुरी चीज है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, क्योंकि कोचेस ने भी उनको पॉइंट आउट किया, काफी कोचेस के साथ जो है ना वो थोड़ा सा मसला रहा है, लेकिन उसको आप देख सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। सर वो अभी मैनेज young किया है। जाता है ऐसे तो। बड़े मसाइल exactly। विराट कोहली के साथ सबसे ज्यादा मसाइल पांड्या के साथ रहे, जी। बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रहे, और शोएब अख्तर खुद एग्रेसिव हुआ करते थे, वसीम अकरम वकार होते थे, लेकिन सर मैनेज किया जाता है ना बड़े अच्छे प्लेयर को। जी बिल्कुल। तो वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है कि आप उसको साइम अयूब के साथ खिला सकते हो, तो उसको खिलाना चाहिए। बाकी बातें जो हैं वो किसका बेटा है किसका नहीं है वो बात की बात है, हमें पहले क्रिकेट देखनी है। अगर वो क्रिकेट अच्छी खेलता है तो हम उसको खिलाएंगे। अब आपकी बात होगी इख्तिलाफ की कि आपने कहा डोमेस्टिक से, ये सारा डोमेस्टिक से नहीं अरसलान भाई, ये ऊपर से ठीक करना पड़ता है। चेंज हमेशा टॉप लेवल से आता है नीचे की तरफ। आपको बोर्ड में सिलेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जैसे पहले होता था कि 3 साल के लिए 4 सिलेक्टर होते थे जो कि कोई फीस कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, वो होने चाहिए। अगर किसी का दिल है जो बगैर पैसों के वाकई में सिलेक्शन करना चाहता है, एक चीफ सिलेक्टर और 3 सिलेक्टर, ये वो सिलेक्टर थे जो डोमेस्टिक के मैचेस भी देखने जाते थे। अभी मैं आपको इसी सिलसिले में एक वाकया बताता हूं कि मोहम्मद आसिफ का डेब्यू
ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हुआ था, जहां पे उन्होंने सिर्फ 1 या 2 विकेट्स ली थी पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया था। फिर मुरीद के जो ग्राउंड है वहां पे मैच हो रहा था, और बॉब मुल्मर जो हैं वो एकेडमी में थे। किसी ने उनको बताया कि आसिफ जो है बड़ा अच्छा बॉलर है, टीम से बाहर हो गया, आप उसका जाके मैच देखें। उसी मैच में आसिफ ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो वहां से कम बैक किया, और वो टीम के आखिर तक हिस्सा रहे। तो उस वक्त जो सिलेक्टर्स थे वो ग्राउंड में जाके भी प्लेयर्स को देखते होते सर थे। कोच का भी रोल था आजकल ना, के बॉब सिलेक्टर की वुलमर। तरह बॉब नहीं है। वुलमर को पाकिस्तान क्रिकेट की फादरली फिगर इसीलिए माना जाता है। बॉब वुलमर ने जी, जी। कमाल के खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्फ्लुएंस लेता नहीं था, मैनेज किया। शोएब अख्तर, यूनुस खान, इंजमामुल हक, यूसुफ, इनको मैनेज किया अलग अलग इनके मिजाज के मुताबिक। जी बिल्कुल। और आजकल के जो हमारे सिलेक्टर हैं वहाब रियाज जैसे, वो जब सिलेक्शन का मैच हो रहा हो तो कहते हैं मेरा अरे भी दिल कर आकिब रहा है जावेद बॉलिंग नहीं है, करने का। आकिब जावेद नहीं है। तो सबसे पहले तो आकिब जावेद होंगे या ये होंगे, कोई पता नहीं सबसे चल रहा पहले तो ये पता आजकल करें बोर्ड का। सिलेक्टर हो है कौन। तो उन्होंने 2 ओवर करवाए और उनको 40 स्कोर पड़ गए। एलसीसीए ग्राउंड पे ट्रायल मैच हो रहा था, और सिलेक्टर साहब ने कहा मैंने भी करवानी है बॉलिंग। तो 2 ओवरों में जब 40 स्कोर हुआ तो उनको कहा गया कि आप सिलेक्शन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये हमारा हाल है। ओए ओए, तो कुछ देखें, कहना चाह रहे हैं वैसे? मैं ये कहना चाहूँगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूँगा। जिस तरह आपने कहा ना हमें नीचे वाली चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, वो इसलिए ज़रूरी है ना सर कि देखें हमने स्टार्ट में जो बात की कि जब ऊपर प्लेयर जाता है तो वो फिर पैसे के पीछे पड़ जाता है। अब उसमें थोड़ी सी बात यह है कि आप क्लब क्रिकेट का एक मैच खेल रहे हो तो आपको बारी के लिए कोच को 500 रुपया देना पड़ता है, आपको पूरे ओवर्स करने के लिए 500 रुपया देना पड़ता है। ये मैं क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, आपने जिक्र किया कि गाड़ियां भी लेके देनी पड़ती हैं, पैसे भी प्लस हो देने जाता है पड़ते ना हैं, 500। तो यार ये वैसे बड़ी मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है। चल तो ओ फिर मल्टीप्लाई जी, फिर जब वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। और मैं एक और चीज़, ये इस चीज़ को कभी भी कोई भी ग्रूमिंग ठीक नहीं कर सकती। कि ये चीज़ तब ठीक होगी कि जब इस चीज़ का कल्चर ख़त्म होगा। ठीक है, आपको बारी करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको मैच खेलने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बड़ी सख्त बातें हो गई है। ठीक है, वसी थैंक यू सो मच यार, आप हमारे साथ रहे। ज़ीशान बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल डिस्कशन। आज डिस्कशन हमने सिलेक्शन पे इसलिए की क्योंकि ये दो जो लोग आज मौजूद आपके पैनल में थे, दोनों डोमेस्टिक से जुड़े हैं। ज़ीशान नादिर महसूद तो खुद सिलेक्टर भी रहे हैं, डोमेस्टिक खेले भी हैं, डोमेस्टिक सिलेक्टर भी रहे हैं, सिस्टम्स जानते हैं कैसे कब कहाँ होता है। वसी खुद खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि रीजन क्रिकेट में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। ये बड़े मसाइल हैं क्लब से लेकर नेशनल लेवल, ख़ास तौर पे अंडर 19 टीम की सिलेक्शन, और फिर उन लड़कों का गायब हो जाना, कहाँ चले जाते हैं वो, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखें।